कल हम मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे थे। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में मेन जो हम पढ़ते हैं वो फिशर का कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी थी, जो ये बता रहा था कि जो मुद्रा का परिमाण होता है यानी क्वांटिटी ऑफ मनी होती है वो वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड करती है। ये फिशर का नकदी लेन देन सिद्धांत था। इसके बाद हमने द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी और इक्वेशंस को पढ़ा था। नकदी शेष कैम्ब्रिज सिद्धांत, जिसमें हमने मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और कीन्स के बारे में स्टडी की थी। सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया था कि जो कैम्ब्रिज का जो सिद्धांत है यानी कैश बैलेंस ट्रांजैक्शन थ्योरी है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर डिमांड फॉर मनी अगर इंक्रीज़ होगी यानी मुद्रा की मांग अगर बढ़ेगी और तो उससे कीमतें कम हो जाएंगी यानी प्राइस लेवल नीचे हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। देखिए, फिर मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि जब हम डिमांड फॉर मनी करते हैं यानी मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि हम मुद्रा की मांग को अपने पास स्टोर कर रहे हैं यानी अपने पास रख रहे हैं फॉर द ट्रांजेक्टिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। हम प्रिकॉशनरी मोटिव या ट्रांजैक्शन मोटिव के हिसाब से अपने पास नकदी रख रहे हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब ये डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग को बढ़ाना हुआ। और यदि मुद्रा की मांग को कम करने का मतलब होगा कि हम प्रिकॉशनरी डिमांड वगैरह को हम कम कर रहे हैं यानी उसके लिए हम पैसे को कम रख रहे हैं, तो ये डिमांड फॉर मनी कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो इससे ये होता है कि लोग वस्तु और सेवाओं पर कम पैसा खर्च करके अपने पास ट्रांजैक्शन मनी को अधिक रखते हैं। इससे प्राइस लेवल जो होता है वो गिर जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा जब खर्च नहीं करते हैं तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें गिर जाती है। और जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिर जाती है तो उस कंडीशन में प्राइस गिरने की वजह से हमारे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। और यदि अगर हम मुद्रा की मांग को कम करते हैं यानी ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी डिमांड और अदर थिंग्स के लिए हम मुद्रा को अपने पास नहीं रखते हैं, तो इस कंडीशन में वस्तुओं पर हम अपना स्पेंड ज़्यादा करते हैं यानी खर्चा ज़्यादा करते हैं। इससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है और हमारा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मुद्रा की डिमांड और वैल्यू ऑफ मनी में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? तो इसके बारे में अलग अलग इक्वेशन दी थी। कल हमने मार्शल की इक्वेशन को पढ़ा था, जो थी हमारी M इज इक्वल्स टू KPY, फिर वो हो जाता है KY अपॉन M। आज हमारी जो डेफिनेशन है हम उसमें सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं हम पीगू का। यहाँ ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स पर रहेगा। इसमें सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पीगू की इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं। देखिए, पीगू पहला कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री था जिसने नकदी शेष सिद्धांत का समीकरण दिया था, और उसका जो समीकरण था वो P इक्वल्स टू KR अपॉन M था। यहाँ जो P लिखा है, P का मतलब है परचेजिंग पावर यानी प्राइस लेवल का रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस लेवल। तो यहाँ परचेजिंग जो पावर है उसको हमने P से शो किया है पीगू के द्वारा। और K का मतलब होता है कुल वास्तविक संसाधन यानी आय। यहाँ पर R जो K है उसका मतलब है इनकम, और यहाँ R का मतलब है वास्तविक आय। वास्तविक आय, रियल इनकम। मैंने आपको बताया था कि कीमतों में परिवर्तन से हमारी जो रियल इनकम है वो जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस अगर कम हो जाएगी तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, और जब हमारी कीमतें, किसी वस्तु की कीमतें कम हो जाती है तो रियल इनकम बढ़ जाती है। और यहाँ M का मतलब है वैध मुद्रा की संख्या। तो पीगू के अनुसार जो मांग होता है, मुद्रा की मांग के अंतर्गत केवल वैध मुद्रा नहीं बल्कि नकदी ही नहीं अपितु बैंक शेष भी शामिल किए जाते हैं। बैंक नोटों तथा बैंक शेष के कारण
इसमें बैंक बैलेंस और ये सब मुद्रा की मांग में शामिल होते हैं, तो इससे इनकी इक्वेशन बन जाती है P इक्वल्स टू KR/M C+H1 - C। देखिए यहाँ जो C है उसका मतलब है लोगों के पास जो रखी हुई कुल वास्तविक आय का जो अनुपात है। 1 - C का मतलब है बैंक नोटों का तथा बैंक शेषों का अनुपात, और H का जो मतलब है वो है वास्तविक मुद्रा जो ग्राहक द्वारा धारित नोटों और शेषों का मुकाबला रखते हैं। देखिए पीगू का जो डायग्राम है जिसमें वो P इक्वल्स टू KR/M करता है, और उसमें वो C+H और 1 - C को जो इक्वेशन है उसको वो कांस्टेंट मानकर चलता है। इसको अगर हम इजी डायग्राम में बताना चाहें तो इसका डायग्राम में इस प्रकार से होगा कि यहाँ आपके सामने एक डायग्राम दिया है जिसका OY एक्सिस पे हमने वैल्यू ऑफ मनी रखा है। वैल्यू ऑफ मनी परचेजिंग पावर को शो करता है, ये क्लियर है। इधर OXY एक्सिस पे नीचे लिखा है मनी डिमांडेड एंड सप्लाइड, यानी मांग और पूर्ति। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है D और D। ये जो नेगेटिव स्लोप वाला जो कर्व है ये मुद्रा की मांग का वक्र है, और Q1 M1, Q2 M2 और Q3 M3 ये मुद्रा की पूर्ति का वक्र है। यहाँ ये जो Q1 M1, Q2 M2 और Q3 M3 जो दिए हैं ये इस मान्यता पर आधारित है कि निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड पर जो सप्लाई ऑफ मनी है कांस्टेंट है, और वो इसमें रिलेशन बताता है। वो रिलेशन इस प्रकार से शो करता है कि जब मुद्रा की पूर्ति OM से बढ़कर OM2 हो जाती है, नीचे देखिए आप, OM से बढ़कर OM2 हो जाती है, तो जो मुद्रा का मूल्य होता है वो OP1, देखिए आप, OP1 से घटकर OP2 हो जाता है। इसी प्रकार जब मुद्रा की पूर्ति OM1 से बढ़कर M2 हुई और OM2 से बढ़कर अगर M3 हो जाती है, OM3 नीचे, तो जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी भी कम होकर P3 पर आ जाती है, जो उसके Q3 और QM1 के पॉइंट को काटती है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा और इन दोनों के बीच में एक अनुपातिक रूप से उन्होंने अपने डायग्राम को स्पष्ट किया है, और वो यही बताते हैं कि अगर मुद्रा की पूर्ति या मांग का वैल्यू ऑफ मनी के साथ रिलेशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रॉबर्टसन की इक्वेशन, जो मुद्रा के मूल्य और उसके व्युत्क्रम में पहले बता चुका हूँ कि जो वैल्यू ऑफ मनी है और जो उसका प्राइस लेवल होता है उसका वो व्युत्क्रम होता है, यानी 1/2, यानी हम इसको इन्वर्स रिलेशन बताते हैं कि अगर कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है, और कीमत स्तर कम होता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसका रीज़न ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो जाती है तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। देखिए मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आपके पास जो इनकम है वो 10 रुपये है, और उस 10 रुपये से आपका एक पेन आ रहा है। अब सपोज़ कीजिए कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, वो जो पेन है जो 10 का आ रहा है उसकी कीमत कम होकर 5 रुपये हो गई। अब आप कितने पेन खरीद सकते हैं? यानी 2 पेन खरीद सकते हैं। तो ये जो परचेजिंग पावर है ये रियल इनकम होती है। तो कीमत स्तर और उसमें संबंध होता है विपरीत। अगर कीमत गिर जाएंगी तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, यानी वैल्यू फॉर मनी बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ मनी। तो रॉबर्टसन ने भी अपने पीगू से मिलता जुलता ही समीकरण बनाया है, और वो अपने समीकरण में M = PKT शो करते हैं, और इसको बाद में वो कहते हैं P = M/KT। यहाँ P का मतलब प्राइस लेवल है, M का मतलब मुद्रा की कुल मात्रा है, K का मतलब है वस्तु और सेवाओं की मात्रा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का T से अनुपात, और T का मतलब है जो समाज या जो पीपल किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ P प्राइस लेवल,
proportion of the total amount of goods and services, T people wish to hold in the form of cash। ठीक है, तो यहाँ अगर आप जैसे पीगू के समीकरण है और उसको ठीक उसी के समीकरण की बिल्कुल वही धारणा लेता है और वही शो करता है कि अगर डायग्राम मतलब उसी डायग्राम को हम ले सकते हैं और उसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो पीगू का डायग्राम है और रॉबर्टसन की इक्वेशन है वो बिल्कुल कुछ हद तक काफ़ी सेम है। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर कीन्स की, जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1923 में, अट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ये जो अट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स जो है, इसमें उन्होंने अपना वास्तविक शेष मात्रा यानी रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन को शो किया था। और देखिए, जब हम डिमांड फॉर मनी का अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि जो लोग है डिमांड फॉर मनी करते हैं यानी मुद्रा की मांग करते हैं, वो 3 मोटिव्स के लिए करते हैं। एक तो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा जो था वो आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव था। इनमें से उन्होंने ये बताया था कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव्स की जो डिमांड होती है वो इंटरेस्ट इनइलास्टिक होती है, यानी ब्याज से वो बेरोजगार होती है। लेकिन जो तीसरी डिमांड होती है स्पेक्यूलेटिव डिमांड, वो ब्याज लोच होती है। और उनका आशय सिर्फ ये बतलाना था कि अगर किसी हद तक अगर हम ब्याज की मात्रा को भी बढ़ा देंगे तो भी हम प्रिकॉशनरी और जो हमने ट्रांजैक्शन के लिए जो मुद्रा अपने पास रखी है उसका हम त्याग नहीं करेंगे और हम स्पेक्यूलेटिव डिमांड का त्याग करेंगे। हाँ, ये बात एक अलग है कि अगर बहुत ही ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कुछ हद तक हम उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर कीन्स कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने पास कुछ क्रय शक्ति यानी मुद्रा रखते हैं, इसी को हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। और वो किसके लिए रख रहे हैं? पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये जो ट्रांजैक्शंस होता है ये आंशिक रूप से रुचि, आदत और धन पर निर्भर करता है। लोगों की रुचियाँ, आदतें और धन के लिए दी होने पर उनकी मुद्रा की धारणा करने की इच्छा भी दी हुई है। मुद्रा की इस मांग को उपभोग इकाइयों को मान लिया जाता है। उपभोग इकाइयों को उपभोग की मानक वस्तु और व्यय की अन्य वस्तुओं के समूह में धारणा में व्यक्त किया जाता है। इन्होंने जो अपना डायग्राम दिया था वो इस प्रकार था। उनकी इक्वेशन जो थी वो थी n इज इक्वल्स टू पी के। देखिए, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है क्योंकि ये ओ के नहीं है, ये बल्कि पी है। पी और के नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। पी इज इक्वल्स टू है प्राइस फॉर कंज्यूमिंग यूनिट्स, एन का मतलब टोटल करेंसी है ना, और के का मतलब है नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से होता है और वो ये बताते हैं कि अगर के स्थिरांक हो यानी कांस्टेंट हो तो एन का मतलब मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से पी में आनुपातिक वृद्धि होगी। यानी उनका मानना ये था कि अगर के जो इसमें दिया हुआ है अगर वो कांस्टेंट है तो जितनी आनुपातिक वृद्धि एन में होगी, एन का मतलब मुद्रा की मात्रा में जितनी आनुपातिक वृद्धि होगी उसी के अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। बैंक जमाओं का ध्यान में रखकर इस समीकरण का विस्तार किया गया है। अगर हम बैंक के समीकरण को लें तो इसमें कै डैश का प्रयोग किया गया है कि उपभोग इकाइयाँ, और आर का मतलब है यहाँ पर बैंक का नकदी रिजर्व अनुपात। तो उसका इक्वेशन बन जाता है एन इज इक्वल्स टू पी के प्लस आर, के और डैश। आर का मतलब यहाँ पर बैंकों का रिजर्व अनुपात है। जो ये कीन्स की जो इक्वेशन दी है ये अन्य जितनी भी इक्वेशंस थी उनसे उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि जो पहले की इक्वेशन मार्शल, पीगो, रॉबर्टसन ने दी थी उसमें ये नहीं बताया था कि कीमत स्तर को कैसे नियमित किया जाए। तो कीमत स्तर को नियमित करने के लिए ये कीन्स के जो इक्वेशन एन इज इक्वल्स टू पी प्लस
आर के में ये जो पी है इसको अच्छी तरीके से परिभाषित करने में कीन्स का समीकरण उत्कृष्ट माना जाता है। इसके बाद हम आगे इसकी आलोचनाएं भी पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा था ये ट्राइज्म है यानी स्वयं सिद्ध है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से ही अपनी मतलब डायग्राम बना दिए हैं। तो दैट इज़ द क्रिटिक्स ऑफ द कैश बैलेंस थ्योरी। फर्स्ट इज ट्रिज्म यानी स्वयं सिद्ध। दूसरा प्राइस लेवल डज नॉट मेजर द प्राइस परचेजिंग पावर। वो ये कहते हैं कि जो प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर होता है वो क्रय शक्ति को नहीं मापता, जबकि हम अपनी इक्वेशंस जितनी भी दी हुई थी उसमें हम ये मानकर चल रहे थे कि कीमत स्तर और मुद्रा की क्रय शक्ति में संबंध है। जबकि एक बुक थी ट्रिटाइज ऑन मनी 1930 में हुई थी प्रकाशित। इसके बाद तीसरा हमारा है मोर इम्पोर्टेंस ऑन टोटल डिपॉजिट, कुल जमा को अधिक महत्व दिया गया है। फोर्थ है नेग्लेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। फिर इसके बाद है नेग्लेक्ट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, इसमें नहीं है। के एंड वाई नॉट कांस्टेंट। वो कहते हैं कि के और वाई दोनों स्थिर नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। इनकम वगैरह और बदलती रहती है, और इनकम के साथ साथ उसके खर्चे भी बदलते रहते हैं। एक और आप इसकी क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, फेल्स टू एक्सप्लेन डायनामिक बिहेवियर ऑफ प्राइसेस, यानी कीमतों के गत्यात्मक अध्ययन को नहीं स्पष्ट कर सकता। एट्थ में है नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मनी क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल। मुद्रा मात्रा कीमत स्तर में सीधा संबंध नहीं है। सही बात है, मुद्रा मात्रा कीमत स्तर में सीधा संबंध होने के बीच में ट्रांजैक्शन आता है। 9 है डिमांड फॉर मनी नॉट इंटरेस्ट इन इलास्टिक। मुद्रा की जो मांग होती है वो ब्याज निरपेक्ष नहीं होती है, ब्याज सापेक्ष होती है। यानी मुद्रा की मांग पर इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है जो इसमें शो नहीं होती है। एक और है इसकी क्रिटिक्स, नेग्लेक्ट ऑफ गुड्स मार्केट, यानी वस्तु बाजार की उपेक्षा की गई है। एक और है नेग्लेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट, नकदी आय प्रभाव की, वास्तविक नकदी प्रभाव की उपेक्षा है। मुद्रा की मांग की लोचिकाएँ नहीं है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी नॉट यूनिटी। और लास्ट इसका है नेग्लेक्ट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। जैसे देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि नकदी जो शेष है उस पर स्पेक्युलेटिव डिमांड का भी असर पड़ता है, जो कीन्स के इंटरेस्ट थ्योरी में बताया गया था कि प्रिकॉशनरी ट्रांजैक्शन और स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए लोग डिमांड करते हैं। और इस इक्वेशन में यानी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की जितनी भी इक्वेशंस दी थी इसमें कहीं पर भी इनका उल्लेख नहीं किया गया स्पेक्युलेटिव डिमांड का। थैंक यू फॉर नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे और मनी से रिलेटेड चैप्टर को करेंगे। थैंक यू।